Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 13 for the course of Reinforced Concrete Design 1. This course is generally for BSc Civil Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today's lecture number 13 and week number 13. So these are your reference text books for this course. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ इनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर से रेलेवेंट कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं. So in our today's class we are going to discuss about design of an isolated rectangular footing. Last class में हमने isolated square column footing हमने डिस्कस किया था. आज हम isolated rectangular column को डिस्कस करेंगे और डिज़ाइन करेंगे. So now we have a design example, design of isolated rectangular column footing. So design statement is design a rectangular footing or a column to support an 18 inches tied interior column जो कि 18 इंच की एक कॉलम की साइड है. If one side of the footing is limited to 8.5 feet, अगर एक साइड जो है फुटिंग की हम लिमिट कर देते हैं, जैसे यानी आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी लाइन आ जाती है या कोई जो नज़दीक में प्लॉट है वो किसी और दूसरे बंदे का प्लॉट है, वहाँ पे जो लिमिटेशंस आ जाती हैं तो हम फुटिंग की एक साइड जो है वो 8.5 फीट अगर फिक्स कर देते हैं. एंड reinforce with 8 number 9 bars, the column carries an unfactored axial dead load of 245 k and axial live load of 200 k. The base of the footing is 4 feet below the final grade and allowable soil pressure is 5 ksf. Use normal weight concrete with concrete comparative strength of 4 ksi and steel yielding strength of 60 ksi. तो डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है. पिछले केस के अंदर हमारे पास स्क्वायर कॉलम था जिसके लिए जो है वो हमने एक अपना जो स्क्वायर फुटिंग डिज़ाइन करनी थी. यहाँ पे हमारे पास फुटिंग जो है वो रेक्टेंगुलर है एक कॉलम के लिए और हमने जो है 8.5 फीट की एक साइड हमें गिवन है. प्रोसीजर ऑलमोस्ट सिमिलर है जो कि हमने स्क्वायर फुटिंग के लिए किया था. समटाइम्स हमने जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल लोडिंग को कंसीडर करके लेंथ ऑफ फुटिंग को डिसाइड किया, जो कि हमारे पास टोटल एरिया ऑफ फुटिंग जो था वो 98.9 फीट स्क्वायर आया था. क्योंकि लोडिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है पिछले एग्जांपल में जैसे हमने कंसीडर किया था. यहाँ पे हमने जो टोटल एरिया ऑफ द फुटिंग था उसको डिवाइड कर दिया एक लेंथ से जो कि आपको गिवन है ऑलरेडी. पिछले में स्क्वायर फुटिंग थी तो हम अंडर रूट करके एक लेंथ निकाल रहे थे. यहाँ पे हमारे पास लेंथ एक 8.5 की गिवन है, हमने उसको एरिया से डिवाइड कर लिया तो हमारे पास दूसरी जो रिमेनिंग साइड है वो 11.63 फीट आ गई. सो दिस इज द फुटिंग. वी हैव 2 फीट फुटिंग डेप्थ है हमारे पास, 18 इंच का कॉलम है. डी और D/2 जो है वो हमारे वन वे और टू वे शेयर के लिए जो हम एक डिस्टेंस या क्रिटिकल सेक्शन के लिए जो डिस्टेंस अज्यूम करते हैं वो हमें गिवन है. सो स्टेप नंबर 2, प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हमने एरिया ऑफ फुटिंग कैलकुलेट किया था जो कि 98.9 फीट स्क्वायर आया था. स्टेप्स वही फॉलो करने हैं जो पहले डिज़ाइन एग्जांपल के अंदर हैं. लेंथ ऑफ फुटिंग हमारे पास है जो आ जाती है वो टोटल एरिया डिवाइडेड बाय वन साइड ऑफ फुटिंग, वो हमारे पास आ गई 11.68. उसको हमने राउंड अबाउट करके 12 फीट चूज़ किया. उसके बाद टोटल फैक्टर लोड हमारे पास 614 के था किप्स था, जिससे हमने अपवर्ड प्रेशर कैलकुलेट किया. अपवर्ड प्रेशर हमारे पास है टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल फैक्टर लोड डिवाइड बाय एरिया ऑफ द फुटिंग जो कि 6.02 KSF आ गया. उसके बाद हम वन वे शेयर एक्ट जो है वो चेक करते हैं जो कि हम लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस के हिसाब से डी डिस्टेंस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, जो कि फार्मूला हमारे पास L/2 - E/2 - D इंटू क्यू नेट अपवर्ड प्रेशर इंटू ओवरऑल डेप्थ है, जो कि हमारे पास वैल्यू आ जाती है 185.5 के. ये वन वे शेयर के लिए जो हम इफेक्टिव डेप्थ डी डिस्टेंस के ऊपर लेते हैं वो फ्रॉम द एज ऑफ कॉलम टू डी डिस्टेंस के ऊपर हमने कंसीडर किया था. लास्ट एग्जांपल के अंदर मैं आपको ऑलरेडी चीज़ें सारी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कराया हूँ, वहाँ से दोबारा देख लें. जो C+D डिस्टेंस है वो D/2 डिस्टेंस के ऊपर है जो कि हम टू वे शेयर के अंदर कंसीडर करते हैं. फिलहाल आप वन वे शेयर की हम बात कर रहे हैं तो जो एज ऑफ डिस्टेंस है डी डिस्टेंस के ऊपर है, एज ऑफ कॉलम से डी डिस्टेंस के ऊपर. So this shear controls in short direction we have ultimate shear of 135.4 K जो कि not critical है. required depth हम calculate करते हैं VU1 divided by 2π lambda root of C dash into B, जिससे हमारे पास required depth आ जाती है 19.2 inches, जो कि required D हमारे पास जो provided किया है हमने टोटल जो हमारे पास depth of footing थी वो 2 फीट हमने assume की थी जो पहले example के अंदर हमने assume किया था उसी तरह से. तो उसमें से हमने रिक्वायर्ड डी निकाला था जो कि हमारे पास 19.5 इंचेस आ गया, जो कि अगेन ज़्यादा है. जो रिक्वायर्ड डी हमारे पास 19.2 इंचेस है उससे ज़्यादा है. उसके बाद हम टू वे शेयर का या पंचिंग शेयर का एक्शन चेक करते हैं. दिस सेक्शन इज क्रिटिकल एट द डिस्टेंस D/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम ऑन 4 साइड्स, जिससे हम
पी नॉट या क्रिटिकल पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं, जो पी नॉट होता है 4 इंटू सी प्लस डी। सी हमारे पास कॉलम के डायमेंशंस हैं और डी 19.5 इंचेस था जो कि 150 इंचेस आ गया। सी प्लस डी हमारे पास ऑलरेडी है, सारी चीज़ें हमने, बीटा जो फैक्टर है वो 12/8.5, दोनों साइडों का हमने रेशो लिया 1.41 आ गया, जो कि 2 से कम होना चाहिए। तो ये हमारे पास तमाम पैरामीटर्स आ गए, इनको हमने वैल्यूज़ को यूज़ करना है आगे। उसके बाद हमने कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ का वीसी के फार्मूला हमने यूज़ किया, वीसी इज इक्वल्स टू 4/5 लैम्डा इनटू एफसी डैश इनटू वी नॉट डी। V2 हमने जो कैलकुलेट किया क्रिटिकल शेयर, जो कि हमारा 2 वे एक्शन के अंदर है, वो फार्मूला फैक्टर लोड माइनस नेट अपवर्ड प्रेशर इनटू सी प्लस डी होल स्क्वायर, जिससे हमारे पास वैल्यू 555.2 किप्स आ जाती है, जिससे हमने दोनों डेप्थ को कैलकुलेट किया, जो कि अगेन हमारे पास 19.5 इंचेस के इक्विवेलेंट आ रहा है। दूसरी डेप्थ हमारे पास 10.6 थी, जो कि नॉट क्रिटिकल है, उसको हमने इग्नोर किया। उसके बाद हम रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन करते हैं। रीइंफोर्समेंट के लिए हमारे पास जो स्टील का फार्मूला था या अल्टीमेट मूवमेंट का फार्मूला हमने अप्लाई किया और आर यू की वैल्यू फाइंड आउट की। आर यू की वैल्यू को हम टेबल के अंदर यूज़ करते हैं, वहाँ से हमें स्टील का रेशो मिल जाता है। ऑलमोस्ट डिज़ाइन प्रोसीजर वही है जो हमने पिछले एग्जाम्पल के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था। डिटेल में दूसरे एग्जाम्पल को, उसकी ऑलरेडी आप लेक्चर को देख लें तो सारी एग्जाम्पल आपको दोबारा क्लियर हो जाएंगी। आर यू की वैल्यू कंसीडर करने के बाद हमने रेशो निकाला, जो कि अगेन इक्वेशन भी आप यूज़ कर सकते हो, और जो टेबल था, लेंथी टेबल हमने लास्ट क्लास में देखा था, इसी स्लाइड्स के अंदर भी स्लाइड नंबर 13 के ऊपर ऑलरेडी गिवन है। वहाँ से हमें स्टील का रेशो मिला 0.0042, उससे आपने एरिया ऑफ स्टील निकाला जो कि 8.35 इंच स्क्वायर आ गया। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील हम कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए रेशो हम 0.0018 कंसीडर करते हैं। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील फॉर फ्लेक्चर भी हमने कंसीडर किया, और टोटल हमारे पास जो रिइंफोर्समेंट्स आई वो एरिया ऑफ स्टील 8.35 इंच स्क्वायर, उसको कंसीडर करके हमने जब नंबर ऑफ बार्स निकाली वो 10 नंबर ऑफ बार्स, 9 नंबर की 10 बार्स जो है वो हमारी यूज़ हो रही हैं, जिनका एरिया ऑलमोस्ट 10 इंच स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। स्पेसिंग हमने कैलकुलेट किया 102-6, जो कि आपको दोनों साइड्स वगैरह गिवन है, डिवाइड बाय 9 इंच स्पेसिंग वगैरह हम प्रोवाइड कर रहे हैं। टोटल नंबर 9 बार्स, नंबर 9 की टोटल बार्स हैं, उस हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, तो 10.7 इंचेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। उसके बाद हमने शॉर्ट डायरेक्शन के अंदर स्टील की रिइंफोर्समेंट्स को प्रोवाइड किया, अल्टीमेट मूवमेंट्स वगैरह हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, उस तरह से हमने कंसीडर किया। सिमिलर एग्जाम्पल है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कराए हैं, उसी तरीके को, उसी प्रीवियस पैटर्न को आप फॉलो करोगे तो सारी चीज़ें आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हमने शॉर्टर साइड के लिए दोबारा जो है वो अल्टीमेट मूवमेंट और रेशोज आर यू रीइंफोर्समेंट रेशो कैलकुलेट किए। उसके बाद आर यू की वैल्यू को हमने टेबल से जो है मिनिमम स्टील का जो रेशो प्रोवाइड करना है, डिज़ाइन स्टील रेशो, वो हमने चूज़ किया। उसके बाद हमने एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट किए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी जो हमने लास्ट एग्जांपल्स के अंदर कराए थे वही एग्जांपल्स हैं, उनके अंदर इन्फोर्समेंट्स हैं, कैलकुलेशन प्रोसीजर वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसको फॉलो करें और पिछली क्लास के जो डिज़ाइन एग्जांपल है उसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा देख लें, सारी चीज़ें आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे पास आर यू का टेबल है जिसके अंदर एफ वाई की वैल्यूज़ हैं 40 KSI, 50 KSI, 60 KSI और 75 KSI, तमाम वैल्यूज़ आर यू की गिवन है, उसी हिसाब से हम इन्फोर्समेंट रेशो वगैरह चूज़ करते हैं। स्टेप नंबर 8 के अंदर हम बियरिंग स्ट्रेसेस फाइंड आउट करते हैं, और स्टेप नंबर 9 के अंदर हम डेवलपमेंट लेंथ, जो कि दोनों चीज़ें हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कराए हैं। ये टोटल बियरिंग स्ट्रेसेस हम पिछले एग्जांपल के अंदर भी डिस्कस कराए, और हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ की जो कंडीशंस हैं उनको हम किस तरह से फॉलो अप करते हैं, उसके लिए हमने पूरे डिटेल के अंदर 3 लेक्चर्स को ऑलरेडी हमने पढ़ा था, और वहाँ से हमने चीज़ें जो है वो चूज़ की। Provided development length in long direction we have 60 inches and in short direction we have 39 inches, जो कि 29 इंचेस से ज़्यादा है। ये हमारे पास टोटल जो है वो बार्स की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। 10 नंबर 9 की बार्स जो है वो हम शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, और 19 जो है वो हम बार्स नंबर 6 की जो है वो लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे गिवन है। एग्जाम्पल को मजीद अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करें 1-2 दफ़ा, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो है वो आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी। So now we have a design example for a combined footing। अगर 2 कॉलम्स के लिए एक ही कंबाइंड फुटिंग हम प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर हम डिज़ाइन प्रोसीजर को किस तरह से फॉलो अप करते हैं, उन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। उसके बाद हमारे पास सेकंड डिज़ाइन है कंबाइंड फुटिंग का, जिसके अंदर हम एक रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग डिज़ाइन करेंगे टू सपोर्ट 2 कॉलम्स। 2 कॉलम गिवन है एज शोन इन फिगर बिलो। एक कॉलम 18 बाय 18 इंच का है, दूसरा कॉलम 20 बाय 20 इंच का है। दोनों के दरमियान सेंट्रॉइडल जो डिस्टेंस है वो 12 फीट है। तो अगर हम इनका इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं, इंडिविजुअल एज एन आइसोलेटेड फुटिंग, तो जो फुटिंग्स हैं दोनों वो ओवरलैप कर जाएंगी, जैसे आपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा, या लास्ट जो हमारा दोनों जो फुटिंग डिज़ाइन थे रेक्टेंगुलर और आइसोलेटेड सिंगल स्क्वायर फुटिंग, तो उनके अंदर जो हमारे पास एरिया आ रहा था वो ऑलमोस्ट 100 फीट स्क्वायर आ रहा था, जिसके अंदर ऑलमोस्ट जो हमने एक साइड फुटिंग की प्रोवाइड करनी है वो 10 फीट।
यानी 5 फीट अगर एक तरफ से आ जाती है, दूसरे कॉलम के लिए 5 फीट अगर आ जाती है, तो ऑलमोस्ट जो है वो टच कर रहे हैं दोनों फुटिंग्स, या जो है वो ओवरलैप हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि दोनों फुटिंग्स को एक ही कंबाइन करके डिजाइन कर लेते हैं। So allowable soil pressure is 5 KSF. Use normal weight concrete with complete concrete comparative strength of 3000 psi and steel yielding strength of 60 KSI. The bottom of footing is 6 feet below the final grade. जो आपका फुटिंग का बॉटम है, टोटल जो नीचे आपका पैड है जहां पे जमीन के ऊपर लाई कर रहा है, वो 6 फीट बिलो द ग्राउंड लेवल है। और हमारे पास जो लोड एक्ट कर रहे हैं, डेल लोड, 20 इंच वाले कॉलम के ऊपर जो डेल लोड हमारे पास है वो 200 किप्स का है, और लाइव लोड हमारे पास 150 किप्स का है। और 18 इंच के कॉलम के ऊपर जो डेल लोड है वो 120 किप्स का है, और लाइव लोड जो है वो हमारे पास 100 किप्स का है। तो ये डिटेल्स हमें गिवन है, इन डिटेल्स को कंसीडर करना है। दो रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग के डिजाइन एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। एक जो है, जो पहला जो हमने मेथड्स फॉलो किए हैं, जो पहले दोनों डिजाइंस के अंदर रेक्टेंगुलर डिजाइन और स्क्वायर फुटिंग के अंदर, उनका जो मेथड था उसी को हम फॉलो करेंगे पहले मेथड के अंदर। दूसरा जो है थोड़ा सा मेथड उसका डिफरेंट है, उसको आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। So now we have a solution. Solution के अंदर सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट द इफेक्टिव सॉइल प्रेशर। इफेक्टिव सॉइल प्रेशर के लिए हम अज्यूम करते हैं कि लेट्स सपोज द डेप्थ ऑफ फुटिंग इज 27 इंचेस, यानी कि हमने जो डेप्थ अज्यूम की है वो 27 इंचेस, या जो कॉलम की ओवरऑल थिकनेसेस हैं, एक 18 इंच का है कॉलम, तो 18 इंच हम अज्यूम नहीं कर रहे। दूसरा कॉलम हमारे पास जो है वो 20 इंचेस का है, तो 20 इंचेस की थिकनेस आप अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर चेक्स अप्लाई किए और कॉलम जो है वो अगर फुटिंग हमारी फेल हो जाती है, तो उस केस के अंदर हम दोबारा ट्रायल्स अप्लाई कर रहे होंगे। तो आप 2 फीट अज्यूम कर सकते हैं, या 2 फीट से थोड़ा सा मजीद 3-4 इंच आपने बढ़ा के अज्यूम किया तो भी आप अज्यूम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो डेप्थ अज्यूम की है वो टोटल 27 इंचेस की डेप्थ अज्यूम की है, जिसमें से इफेक्टिव डेप्थ हमारी 22.5 इंचेस हो जाती है। यानी कि जो टोटल डेप्थ हमारी इफेक्टिव हो जाएगी वो H-4.5, या आप जो है नीचे कवर कोई रिइंफोर्समेंट आया आप चूज कर लेते हैं, जिसको आप डिडक्ट करके एक अपनी इफेक्टिव डेप्थ भी चूज कर सकते हैं। तो इफेक्टिव डेप्थ हमने 22.5 इंचेस रखी। सो द इफेक्टिव सॉइल प्रेशर इफेक्टिव जो है वो हमारे पास कितना है, टोटल जो सॉइल प्रेशर है वो 5000 का है, माइनस टोटल जो आपकी फुटिंग थी, फुटिंग का वेट कितना है, फुटिंग आपकी टोटल 27 इंचेस की थी, डिवाइड बाय 12 इंच कन्वर्जन मल्टीप्लाई बाय 150, क्योंकि डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है, कंक्रीट से बना हुआ है, वो आपने कंसीडर की, माइनस 45 इंचेस, यानी 27 इंचेस आपकी फुटिंग चली गई। पीछे टोटल आपके पास डिस्टेंस जो है वो 6 फीट था, तो ऊपर जो डिस्टेंस आपका 6 फीट में से 27 इंचेस आपने डिडक्ट कर दिए, तो पीछे आपके पास अराउंड 45 इंचेस बच जाते हैं। तो 72 इंचेस थे, 72 इंचेस में से आपने जो है 27 इंचेस वाला पोर्शन जो है वो डिडक्ट कर दिया, तो पीछे जो ग्राउंड लेवल से नीचे हमारे पास डिस्टेंस बच जाता है वो 45 इंचेस बच जाता है, डिवाइड बाय 12 इंच कन्वर्जन मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉइल, कि जो सॉइल आपकी ऊपर आ रही है, फुटिंग के ऊपर जो इफेक्टिव वेट आ रहा है ओवरऑल बैकफिलिंग मटेरियल का, उसको हमने कंसीडर किया। तो टोटल इफेक्टिव सॉइल प्रेशर हमारे पास आ गया 4287 psf। अब यहाँ पे फुटिंग के अंदर वही 18 बाय 18 इंच का कॉलम जिसके ऊपर डेल लोड 120, लाइव लोड 100 किप्स का है, और 20 बाय 20 का कॉलम जिसके अंदर डेल लोड हमारा 200 किप्स का और लाइव लोड हमारा 150 का है। इफेक्टिव सॉइल प्रेशर हमारे पास 4287 की पीएसएफ थी। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फुटिंग हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि टोटल फैक्टर लोड डिवाइडेड बाय टोटल लोड डिवाइड बाय इफेक्टिव सॉइल प्रेशर फार्मूला डेवलप हो जाता है। अब टोटल लोड हमारे पास कितना है, दो कॉलम्स के ऊपर लोड है, एक कॉलम के ऊपर 120 प्लस 100 का है, जो कि डेड और लाइव लोड दोनों जमा हो गए, प्लस दूसरे कॉलम के ऊपर 200 प्लस 150 का है, डिवाइड बाय इफेक्टिव सॉइल प्रेशर 4.287। तो टोटल हमारे पास जो एरिया आया वो 132.96 फीट स्क्वायर आ गया, टोटल एरिया ऑफ फुटिंग। उसके बाद हम लोकेट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉलम सर्विस लोड या कॉलम सर्विस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर दो कॉलम्स का लोड अप्लाई हो रहा है, तो उसके अंदर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करते हैं। उसको हमने मार्क किया कि लेट सपोज x इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लेफ्ट कॉलम, के लेफ्ट कॉलम के सेंटर से लेके एक x डिस्टेंस है जिसके ऊपर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी x की हमने मूवमेंट लेनी है ओवरऑल एक किस्म की। तो अब हमने क्या किया कि जो सेंटर ऑफ फर्स्ट कॉलम था 18 इंच वाला जो कॉलम है, उसके सेंटर से लेके हम x डिस्टेंस कंसीडर कर रहे थे और हम उसके ऊपर मूवमेंट ले रहे हैं। तो वहां पे जो कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है 18 इंच वाला, उसका जो कॉलम है उसका सेंट्रोइडल एक्सिस 0 है, तो इस वजह से वो कंसीडर नहीं होगा। जिसको हम कंसीडर करते हैं
जो लोडिंग्स के हिसाब से पे लोड 1 इंटू डिस्टेंस 1 प्लस लोड 2 इंटू डिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाय एरिया 1 या लोड 1 प्लस लोड 2, इस तरह से जो हम फार्मूलाज वगैरह यूज करते हैं, एरिया 1 प्लस एरिया 2 डिवाइड बाय एरिया 1 इंटू डिस्टेंस 1 प्लस एरिया 2 इंटू डिस्टेंस 2 डिवाइड बाय एरिया 1 प्लस एरिया 2, ये फार्मूलाज हम ऑलरेडी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स वगैरह में यूज करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में। तो यहाँ पे हमने वही फार्मूला कंसीडर किया। लोड 1 क्योंकि कॉलम हमारा क्या था 18 इंच वाला कॉलम, उसके लोड आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है उस कॉलम के सेंट्रॉइड पे बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस 0 है, इस वजह से वो खत्म हो गया। सेकंड कॉलम हमारे पास क्या था 200 के जो लोड है सेकंड कॉलम के ऊपर 200 के प्लस 150 के का टोटल लोड था, लेड और लाइट दोनों। उसके सेंटर से लेके सेकंड फर्स्ट कॉलम के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 12 फीट था, डिवाइडेड बाय लोड 1 प्लस लोड 2, दोनों कॉलम्स के ऊपर 120 प्लस 100 का और दूसरे कॉलम के ऊपर 200 प्लस 150 का लोड अप्लाई हो रहा था। तो यानी कि सेंटर ऑफ कॉलम से लेके एक्स डिस्टेंस 7.37 फीट के ऊपर आपका एक सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है। अब अगर हम प्रॉपर्टी लाइन से कंसीडर करें, यानी एक एज से प्रॉपर्टी लाइन से डिस्टेंस ले सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, तो एक तो हमारे पास एक्स सेंटर ऑफ 18 इंच वाले कॉलम के सेंटर से लेके जो आपका सेंट्रॉइड जो बॉक्स का सेंट्रॉइड है टोटल फुटिंग का, वो हमारे पास 7.37 फीट आ गया। तो कॉलम हमारा 18 इंच का है, 18 इंच का अगर हम हाफ करें तो हमारा, या 18 इंच को अगर आप फुट में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाता है 18 इंच हो जाएगा 1.5 फीट। 1.5 फीट का हाफ ऑलरेडी एक्स डिस्टेंस के अंदर आ चुका है, हाफ आपका रिमेनिंग डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कॉलम से लेके प्रॉपर्टी लाइन तक का, यानी 0.75 फीट। तो 0.75 फीट वो हमने ऐड कर दिया। टोटल हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द प्रॉपर्टी लाइन टू द सेंट्रॉइड ऑफ द बॉक्स हमारे पास आ गया 8.12। अब एक साइड हमारी जो सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस है वो 8.12 है, तो दूसरी साइड जो है वही सेम हो जाएगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसका सेंट्रॉइड एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर लाई कर रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी एक टोटल लेंथ जो है बड़ी साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास 16.24 फीट आ गई, जिसको हमने राउंड अबाउट करके 16 फीट 3 इंचेस कंसीडर कर लिया। टोटल हमारे पास रिक्वायर्ड फुटिंग विड्थ क्या हो जाएगी, टोटल एरिया ऑफ फुटिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ फुटिंग। एरिया हमारे पास था 132.96 और विड्थ हमारे पास या लेंथ हमारे पास थी 16.25, तो हमने विड्थ निकाली 8.182 फीट, जिसको हमने राउंड अबाउट करके दोनों जो डायमेंशंस को राउंड फिगर कर लिया। एक लेंथ हमारे पास आ गई 16 फीट 3 इंचेस और विड्थ हमारे पास आ गई 8 फीट 3 इंचेस। तो टोटल जो इस मॉडिफाइड एरिया से जो हमारा एरिया ऑफ फुटिंग निकला वो 16.25 इंटू 8.25 आप मल्टीप्लाई करते हो तो एरिया आपके पास आ जाता है 134 फीट स्क्वायर। उसके बाद हम नेट अपवर्ड प्रेशर कंसीडर करते हैं। नेट अपवर्ड प्रेशर QU था, जो कि फैक्टर लोड डिवाइड बाय एरिया ऑफ फुटिंग। फैक्टर लोड हमारे पास 1.2 इंटू डेड लोड प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड। डेड लोड हमारे पास एक कॉलम के ऊपर 200 था, दूसरे कॉलम के ऊपर 120 था, प्लस लाइव लोड एक कॉलम के ऊपर 100 था, दूसरे कॉलम के ऊपर 150 था, तो हमारे पास 250 हो गया, यानी कि 1.2 इंटू डेल लोड, दोनों कॉलम का डेल लोड ऐड कर दिया, प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड, दोनों कॉलम का लाइव लोड अलग ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फुटिंग 134। तो अपवर्ड प्रेशर नेट जो हमें रिक्वायर्ड है वो 5.85 KSF आ गया। अब इसका कॉलम का आपने एक 2 डायमेंशनल क्रॉस सेक्शन बनाना है जिसके ऊपर हम लोडिंग्स को अप्लाई करेंगे। अब जो नीचे डायग्राम नजर आ रही है कि कॉलम के सेंटर से लेके दूसरे कॉलम के सेंटर तक का डिस्टेंस हमारे पास था 12 फीट। अब हम 12 फीट में से जो 18 इंच वाला कॉलम है उसका 0.75 आप फिट निकाल दो और 20 इंच का यानी 10 इंचेस डिस्टेंस आप वो भी डिडक्ट कर दो, तो बीच में कॉलम के एज से लेके दूसरे कॉलम के एज तक का डिस्टेंस आ जाएगा 10 फीट 5 इंचेस। और एक कॉलम हमारा 1 फीट 6 इंचेस का है, दूसरा कॉलम हमारा है 2 फीट 8 इंचेस का, सॉरी 1 फीट 8 इंचेस का, और आगे जो एक्सटेंशन है वो हमारी बच जाती है 2 फीट 8 इंचेस, क्योंकि आपके पास टोटल 16 फीट 3 इंचेस का डिस्टेंस है। आप सारे डिस्टेंसेस को ऐड करके रिमेनिंग जो टेल है वो भी आपको नजर आ जाती है। अब कॉलम पहले के ऊपर लोड क्या था 1.2 इंटू डेड लोड प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड, टोटल 304 K का टोटल लोड एक्ट कर रहा है। फैक्टर लोड दूसरे कॉलम पे 1.2 इंटू डेड लोड प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड, जो कि टोटल फैक्टर लोड कितना हो गया 480। नीचे से नेट अपवर्ड प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है इन 2 डायमेंशनल किलोग्राम किप पर फीट स्क्वायर हमारे पास था 5.85। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो उसकी विड्थ के साथ 8.25 के साथ, तो पर फिट के अंदर आपके पास इंटेंसिटी आ जाएगी किप पर फिट, जो कि हमारे पास वैल्यू आई 48.26 किप पर फिट। तो इस इंटेंसिटी के अंदर हमने नेट अपवर्ड प्रेशर और लोडिंग दोनों को हमने अप्लाई कर दिया मेंबर के अंदर और तमाम डिस्टेंसेस को हमने मार्क कर दिया। और यहाँ पे हमने शेयर फोर्स निकाला, तो शेयर फोर्स बेसिकली हमारा कितना आ रहा है
271 minus 48.26 into 22.5 divided by 12 इंच पर फिर कन्वर्जन, तो अल्टीमेट फैक्टर हमारा क्या आ रहा है 180.6। अब शेयर फोर्स, अब यहाँ पे जो लोडिंग आपको नजर आ रही है, जो लोडिंग्स आपके पास हैं, अब आप यूनिफॉर्मली सपोर्ट कंसीडर करोगे नीचे से, और यूनिफॉर्मली सपोर्ट कंसीडर करने के बाद हम क्या कंसीडर करेंगे कि ओवरऑल जो हमारे पास इंटेंसिटी आ रही है, ओवरऑल इंटेंसिटी हमारे पास जो लोडिंग अप्लाई हो रही है एक बीम की तरह, इसको सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करेंगे, और हमारे पास जो इंटेंसिटीज हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स वगैरह हमने डेवलप करनी है। सो फ्रॉम द शेयर फोर्स डायग्राम, अब डायग्राम हमने किस तरह से बनाई कि ये आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जो कि जिसके नीचे कंटिन्यूअस एक सपोर्ट है, ऊपर आपकी लोडिंग्स अप्लाई हो रही हैं और सपोर्ट की तरफ से भी फोर्सेज आ रहे हैं। तो हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है, उन डायग्राम्स के बाद हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की इंटेंसिटीज क्या डेवलप हो रही हैं। ये हमने पहले शेयर फोर्स बनाया, शेयर फोर्स बनाने के बाद हमने कॉलम के एज के ऊपर मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू निकाली, और जो मैक्सिमम टॉप पे कॉलम के दूसरे एज के ऊपर निकाली, और जो कॉलम का थर्ड एंड था वहाँ पे शेयर फोर्सेज और बेंडिंग मोमेंट्स की हमने डिफरेंट, आपको ऑलरेडी पता है शेयर फोर्स हम किस तरह से निकालते हैं, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम किस तरह से बनाते हैं। दोनों डायग्राम्स आ गई, जो मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू आई वो 271.1 थी, और मैक्सिमम मोमेंट की हमारे पास वैल्यू आई वो 729.5 थी। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आप खुद ट्राई करें इसको एज अ बीम कंसीडर करके, लोडिंग्स आपके पास गिवन है, आपकी डायग्राम जो है इस तरह से बन जाएंगी। उसके बाद हम डी चेक करते हैं, डी जो है हमारे पास VU1 जो मैक्सिमम शेयर है डिवाइड बाय 5 into 2 लैम्डा इंटू डेप्थ सी डैश इंटू बी, आपके पास डी की वैल्यू आ जाती है 22.2 इंचेस, जो कि 22.5 इंचेस इफेक्टिव डेप्थ से कम है, हम ओके कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमें रिक्वायर्ड डेप्थ बाय टू वे डायरेक्शन के अंदर हमने जब कंसीडर किया तो अगेन VU एट राइट कॉलम, अब राइट कॉलम के हिसाब से हम जब मूवमेंट्स वगैरह कंसीडर करते हैं तो उस हिसाब से हमारे पास जो वैल्यूज आई वो 400। इसका फार्मूला क्या है, टोटल फैक्टर लोड माइनस QU नेट अपवर्ड प्रेशर इंटू C प्लस डी होल स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला था। हमने सारी वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर दिए, तो टोटल हमारे पास जो फार्मूले के हिसाब से C प्लस डी आपके पास 20 इंचेस का कॉलम है, प्लस 22 राइट कॉलम की बात कर रहे हैं ना, तो 20 इंचेस का कॉलम है, प्लस 22.5 इंचेस हमारे पास डी है, जो इफेक्टिव डेप्थ आ गई। C प्लस डी हमारे पास 42.5 इंचेस स्क्वायर आ गया। तो इसको हमने फार्मूला के अंदर पुट करना है, और टोटल जो है वो टू वे शेयर एट राइट कॉलम हमारे पास एक इंटेंसिटी डेवलप हो जाएगी। उसके बाद VUT जो VU2 जो है शेयर, टू वे शेयर हमारे पास आया 406.6 के। उसके बाद हमने डेप्थ निकाली जो कि VUT डिवाइड बाय 0. लैम्डा इंटू 4 5 फैक्टर अंडर रूट एफ सी डैश इंटू हमारे पास 4 इंटू जो आपके पास 42 पॉइंट इफेक्टिव ब्रेथ वगैरह जो वैल्यूज आ जाती हैं उनको हमने रखा। फार्मूलाज वगैरह पीछे वाले कॉलम के हिसाब से जो है फार्मूलाज वही हम यूज़ कर रहे हैं। रिक्वायर्ड डेप्थ हमारे पास 14.52 आया जो कि बहुत कम है 22.5 से, हम इसको अगेन ओके ट्रीट करते हैं, आगे चलते हैं। इसी तरह से आपने अल्टीमेट शेयर निकाला इंटीरियर कॉलम के ऊपर, जो लेफ्ट कॉलम है वहाँ पे निकाला, तो वहाँ पे आपके पास जो क्रिटिकल डेप्थ है बेसिकली उसके डायमेंशंस वगैरह अलग हो जाते हैं d/2 डिस्टेंस के हिसाब से। आपका C प्लस डी स्क्वायर आपने कंसीडर किया और रिक्वायर्ड डेप्थ हमारे पास आ गई वैल्यू 15.73 जो कि अगेन 22.5 इंचेस से कम है। तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड डेप्थ्स वगैरह की ऑब्जर्वेशंस आ गई। उसके बाद हम मजीद आगे मूव करते हैं। यहाँ पे एक डिस्टेंस हमने 29.25 लिया हुआ है और दूसरा डिस्टेंस हमारा 40.5 है, क्योंकि पहले वाले केस के अंदर हमारा कॉलम जो है वो सेंट्रॉइड के था। सेंट्रॉइड के ऊपर होने की वजह से उसकी जो क्रिटिकल डेप्थ है वो आपका जो क्रिटिकल सेक्शन है वो चारों डायरेक्शंस के अंदर डेवलप हो रहा था। और दूसरा जो केस है बेसिकली वो हमारा साइड के ऊपर है, कॉलम हमारा साइड के अंदर है, तो इस वजह से एक साइड आपकी 29.25 इंचेस की हो जाती है और दूसरी साइड जो है वो 40.5 इंचेस की हो जाती है। उसको हमने फुट में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 144 इंच स्क्वायर पर फीट स्क्वायर कन्वर्जन, तो ये C प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। बाकी आपकी कंडीशंस और फार्मूलाज वगैरह वही है। अगेन यहाँ पे C और d/2 डिस्टेंस के हिसाब से जो है वो इंटीरियर कॉलम और एक्सटीरियर कॉलम दोनों के हिसाब से आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स हैं वो दोनों गिवन है। कि जब इंटरनल की हम बात कर रहे थे, जो 20 इंचेस वाला कॉलम था उसके फुटिंग चारों तरफ से आ रही है, तो इस वजह से d/2 डिस्टेंस जो क्रिटिकल सेक्शन है वो सही बन रहा था प्रॉपर। जो कॉर्नर कॉलम है वहाँ पे d/2 डिस्टेंस जो है वो उस हिसाब से नहीं डेवलप हो रहा था, इस वजह से हमारी जो दोनों साइड्स हैं उनके वैल्यूज एक की आपके पास आ जाती है 29.25, दूसरे की आ जाती है 40.5। जब हमने इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट की तो वो वैल्यू हमारे पास 15.73 आ रही थी जो कि अगेन 22.5 इंचेस से कम है, तो सेक्शन को हम ओके कंसीडर करते हैं। और वन वे के अंदर जो फुटिंग है वो मोर क्रिटिकल है देन टू वे शेयर के अंदर। दिस इज नॉट अनयूजुअल फॉर द कंबाइंड फुटिंग्स, ये नॉर्मली कंबाइंड फुटिंग के अंदर ये केस अपीयर हो ही रहा होता है।
अब जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम थी वहां से हमने अल्टीमेट मूवमेंट निकाली। नेगेटिव में 729.5 था। अल्टीमेट मूवमेंट को हमने 5BD² से डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारे पास आर यू की वैल्यू या आर की वैल्यू आ गई 194.1 psi। इसको हमने उसी टेबल से जो पिछले एग्जांपल्स के अंदर हमने कंसीडर किया था उससे डिवाइड किया तो आर यू की वैल्यू हमारे पास या फाई की जो वैल्यू आई वो 0.00337 आ गई। इसको आप आर यू डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हो, एम यू ओवर BD²। आर यू की वैल्यू आ जाएगी, उसको टेबल्स में यूज करके आप स्टील का रेशो निकाल लोगे। स्टील का रेशो आने के बाद आप उसको BD से मल्टीप्लाई कर दोगे। रो इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू रो इनटू BD, टोटल एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। दोनों डायरेक्शंस के हिसाब से आपने मूवमेंट्स कंसीडर किए और उसको आपने प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्टील रेशो जो है इस तरह से अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। रो इज इक्वल्स टू 0.85 FC- ओवर FY इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2 RU ओवर 5 इंटू 0.85 FC-। इस तरह से भी आप रो की रेशो जो है वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रीवियस एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए, रो की वैल्यू फाइंड आउट करो। उसके बाद मजीद आगे आप इस डिज़ाइन एग्जांपल को खुद कंटिन्यू करना है और डिज़ाइन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम वगैरह स्टील के हिसाब से खुद बनानी है। तो ये हमारा एक कंबाइंड डिज़ाइन एग्जाम्पल था कंबाइंड फुटिंग के लिए। मजीद एक सॉल्व फुटिंग कंबाइन का जो है एक एग्जाम्पल ऑलरेडी अटैच है जो कि आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, उसको आपने खुद सॉल्व करना है। मैं मोटी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। So now we have a second example, design of a combined footing, second example for practice। ये आपको ऑलरेडी एक बुक से सॉल्व एग्जाम्पल यहाँ पे अटैच्ड है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। उसके हिसाब से आपने जो पहला एग्जाम्पल है उसका रिमेनिंग पार्ट भी खुद सॉल्व करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिज़ाइन एग्जाम्पल्स फुटिंग के हिसाब से प्रोसीजर वही है। हम ऑलरेडी 3 एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं, ये चौथा एग्जाम्पल है। तो सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। इसको आप मजीद खुद कंटिन्यू करें। मैं आपको जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। So we have another design example for a combined footing. Design a rectangular combined footing to support two columns as shown in figure below. The edge of column 1 has a section of 16 by 16 inches and carries a dead load of 180 kg and live load of 120 kg. The interior column 2 has a section of 20 by 20 and carries a dead load of 250 kg and live load of 140 kg. The allowable soil pressure is 5 kSF kilopound per inch square per foot square, and the bottom of footing is 5 feet below the final grade. Design the footing using conventional concrete of concrete comparative strength 4000 psi and steel yielding strength of 60 kSI and the strength ACI strength design method जो कि हमने फॉलो करना है कंबाइंड फुटिंग को डिजाइन करने के लिए। ये हमारे पास एक कंप्लीट चार्ट है या कंप्लीट एक फिगर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है बेसिकली वो लाई कर रहा है 9 फीट डिस्टेंस के ऊपर, लेकिन दो कॉलम्स हैं। एक एक्सटीरियर कॉलम है 16 बाय 16 का, इंटीरियर कॉलम 2 है जिसके ऊपर जो है 20 बाय 20 का है, जिसके ऊपर डेड लोड और लाइव लोड एक्ट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी लाइन भी गिवन है, अल्टीमेट प्रेशर्स भी हैं और जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है आर वो वहाँ पे एक्ट कर रहा है। और जो हमने जो स्टील रिइंफोर्समेंट्स है उनको तो हमने खैर डिज़ाइन करना है। इस वक्त जो है वो कंडीशंस और क्राइटेरियाज आपको जस्ट गिवन है, वही मेथड फॉलो करना है जिस तरह से हमने प्रीवियस एग्जांपल अभी डिस्कस किया कंबाइंड फुटिंग का। ये हमारे पास एक टॉप व्यू है, टॉप व्यू के अंदर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है जो लोडिंग्स और कंडीशंस क्राइटेरियाज वगैरह कंसीडर करके हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स बनाई, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और डायग्राम्स वगैरह इस तरह से नज़र आ रही हैं आपको। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम बनाने के बाद किस तरह से डायग्राम्स बनाई हैं, क्या हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं, स्टेप्स प्रोसीजर्स वगैरह वही हैं जो हमने पिछले एग्जांपल में डिस्कस किए हैं। मजीद आगे स्टेप्स जो हैं वो एक्सप्लेन्ड हैं डिटेल के अंदर, उनको भी आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसीजर्स हैं जो कि हमने प्रीवियस डिज़ाइन एग्जांपल के अंदर डिस्कस किए थे। यहाँ पे हम सबसे पहले जो है रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द कॉलम जो है उसको लाई कर रहे हैं मेंबर के अंदर। उसके लिए हमने जो है वो एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सटीरियर कॉलम 1 हमने कंसीडर किया, वही लोडिंग्स हैं और डिस्टेंस है आपके पास। उसके बाद जो है हमारे पास सम ऑफ लोडिंग्स हैं जो कि हमने कंसीडर किए थे। 9 फीट डिस्टेंस आया था, उसको हमने +2 11 फीट कंसीडर करके दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने एरिया ऑफ फुटिंग निकाला जो कि हमने जिस तरह से पिछले एग्जांपल में किया था। एरिया ऑफ फुटिंग टोटल एक्चुअल लोड डिवाइडेड बाय जो हम कंसीडर कर रहे होते हैं। अज्यूम किया था हमने टोटल डेप्थ ऑफ द फुटिंग, जिससे इफेक्टिव डेप्थ हमारी 31.5 इंचेस आ गई थी। उसके बाद जो टोटल एक्चुअल लोड थे, नेट अपवर्ड प्रेशर कैलकुलेट किया, वही प्रोसीजर्स वही तरीके हैं जो कि हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर के अंदर या पिछली डिज़ाइन एग्जांपल के अंदर कंसीडर किए थे। वेट ऑफ फुटिंग हमने 100 psi कंसीडर किया था। उसके बाद रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास आ गया, उसके बाद हमने विड्थ से उसको डिवाइड कर दिया तो टोटल हमारे पास विड्थ जो है वो 6.97 फीट आ गई। और जो हमने टोटल फुटिंग का एरिया अज्यूम किया या डायमेंशंस अज्यूम किए वो 22 बाय 7 फीट हमने अज्यूम किए, जिसका एक्चुअल एरिया 154 फीट स्क्वायर आ गया।
उसके बाद हम अपवर्ड प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करते हैं कॉलम 1 के लिए और कॉलम 2 के लिए, जो कि हमारे फैक्टर लोड्स हैं एक्चुअली, और नेट फैक्टर सॉइल प्रेशर जो है वो टोटल लोड्स दोनों हमारे पास आ गए डिवाइडेड बाय जो आपका टोटल एक्चुअल एरिया था फुटिंग का। नेट अपवर्ड जो फैक्टर प्रेशर आया वो 6.05 KSF आ गया। उसके बाद हमने फैक्टर्ड शेयर फोर्स की डायग्राम बनाई। किस तरह से बनाई वो यहाँ पे आप डायग्राम के प्रोसीजर वगैरह देख सकते हैं। जिस तरह से हमने कंसीडर किया था ओवरऑल जो हमारे इंटेंसिटीज और प्रेशर्स थे, जो लास्ट एग्जांपल के अंदर भी डिस्कस किए, यहाँ पे आपको मजीद जो है एक डिटेल प्रोसीजर है, इसको आप अच्छे तरीके से करेंगे। सारी एग्जांपल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर आए हैं। प्रोसीजर को फॉलो करो और अच्छे तरीके से जो है वो इसको समझने की कोशिश करो। दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस एग्जांपल एक्चुअली। आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मजीद जो है वो ड्यूरिंग डिस्कशन टाइम आप उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं। सिमिलरली हमने फैक्टर्ड मूवमेंट्स कैलकुलेट किए, जो कि मूवमेंट्स की वैल्यूज़ आ गई, उनको फिर हम डायग्राम के अंदर लाए भी कराते हैं। उसके बाद हम जो है वन वे शेयर्स और टू वे शेयर्स को चेक करते हैं। C+D, B0 इफेक्टिव क्रिटिकल पैरामीटर्स हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और इफेक्टिव डेप्थ्स के फार्मूलाज और कंडीशंस वगैरह क्या हैं हमारे पास, उनको हम फॉलो करते हैं। शेयर्स के बाद हम टोटल डेप्थ फॉर द मूवमेंट एंड डिटरमाइन द रिक्वायर्ड रीइंफोर्समेंट। हम रीइंफोर्समेंट के लिए अल्टीमेट फैक्टर्ड मूवमेंट कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम RU फैक्टर निकालते हैं। RU के बाद हम RU की वैल्यू से टेबल से हम टैली करके जो है रीइंफोर्समेंट रेशो चूज कर रहे होते हैं। उसके बाद हम एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं, रो इंटू BD। उसके बाद मिनिमम एरिया ऑफ स्टील श्रिंकेज के लिए 0.0018 हम कंसीडर करते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट्स हैं उनको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद स्पेसिंग बिटवीन द बार्स डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम रीइंफोर्समेंट इन शॉर्ट डायरेक्शन, इन्फोर्समेंट इन लॉन्ग डायरेक्शन, इन्फोर्समेंट अंडर एक्सटीरियर कॉलम 1, उसके बाद इन्फोर्समेंट अंडर एक्सटीरियर इंटीरियर कॉलम 2 किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन्ड है यहाँ पे। ये हमारे पास जो है रीइंफोर्समेंट अंडर इंटीरियर कॉलम 2 भी आ जाती है। नेट अपवर्ड प्रेशर डिवाइड बाय विड्थ ऑफ फुटिंग, हम उसको डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद डिस्टेंस टू फेस ऑफ द कॉलम हम चूज करते हैं। अल्टीमेट फैक्टर्ड मूवमेंट, जहाँ पे जो मूवमेंट अप्लाई हो रही है उस मूवमेंट के हिसाब से हम रीइंफोर्समेंट्स वगैरह चूज कर रहे होते हैं। और फाइनली जो है वो हर सेक्शन के लिए हमें डिफरेंट रीइंफोर्समेंट्स मिल रही होती हैं। डिफरेंट RU मिला, RU के लिए आप डिफरेंट रीइंफोर्समेंट रेशो चूज करते हो, उस हिसाब से जो है वो आपका एरिया ऑफ स्टील आ जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। डायग्राम स्लाइड नंबर 2 ऑफ दिस एग्जांपल ऑलरेडी शोन है। इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद जो है आपने तमाम एग्जांपल्स को समझ के एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम एज एन असाइनमेंट आपने सबमिट कराना है, जो कि अटैच है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम एज एन असाइनमेंट। ये आपने एज एन असाइनमेंट सबमिट कराना है। इसके अंदर भी वही कंबाइंड फुटिंग का एक डिजाइन एग्जाम्पल है। Design a rectangular combined footing to support two columns as shown in figure. Figure के अंदर given है, the edge of column 1 has a section of 18 by 18 inches and carries a dead load of 205 and axial live load of 150 kPa. The interior column 2 has a dimension, has a section of 21 by 21 inches and carries a dead load of 250 and axial live load of 160 plus R. The base of the footing is 5.5 feet below the final grade and allowable soil pressure is 3.5 KSF. The depth of footing is fixed as 18 inches. अगर हम depth of footing जो 18 इंच फिक्स कर देते हैं तो उस केस के अंदर आप कन्वेंशनल मटेरियल से किस तरह से जो है डिज़ाइन एग्जाम्पल को चूज करते हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ये है कि हमने डेप्थ ऑफ द फुटिंग एक फिक्स कर दी है कि हमने 18 इंच ही प्रोवाइड करनी है। अगर आपकी डेप्थ ऑफ द फुटिंग फिक्स हो जाती है तो उस केस के अंदर आप किस तरह से डिज़ाइन एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, सारा सेक्शन, सारी डिटेल्स आपको नीचे गिवन है। इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी को खुद सॉल्व करें। उसके बाद कन्वेंशनल मटेरियल्स, स्टील एंड कंक्रीट ऑफ योर चॉइस, आप अपनी चॉइस के ऊपर यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। That's all for today. Thank you very much.